गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 है ना। चैप्टर नंबर 9 में हम क्या पढ़ेंगे, सजीव विशेषताएं एवं आवास। ठीक है, सजीवों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और कौन कौन से आवास है। ठीक है बच्चों, तो इसे स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे मेरे इस चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को इनेबल कर ले, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे, सजीव की विशेषताएं है ना, इसकी विशेषताएं एवं उनके आवास। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या बोल रहा है, पहेली और बूझो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थलों की सैर पर गए। जो पहेली और बूझो है वो क्या करने गए, छुट्टी मिली थी उन्हें है ना, तो वो लोग छुट्टियों में कहाँ गए, रोमांचक स्थलों पर गए। जैसे कि आपको समर वेकेशन मिलता है तो आप भी छुट्टियों पर जाते हैं, कोई अपने नानी के गांव जाता है या कोई दूसरी जगह जाता है जहाँ अच्छा अच्छा उन्हें कुछ देखने मिले, है ना। तो ऐसे ही पहेली और बुझो भी गए थे। ऐसे ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। वे एक यात्रा पर कहाँ गए थे, ऋषिकेश गए थे गंगा नदी देखने के लिए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया जहाँ बहुत ठंड थी। उन्होंने क्या किया, हिमालय के हिमाच्छादित पर्वत मतलब जहाँ बर्फ से ढके हुए पर्वत है ना, उनके श्रृंखलाओं पर पर्वतारोहण किया। वहां पर गए, घूमे, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड थी। अब बर्फ थी तो ठंड तो रहेगी है ना। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़ एवं देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे जो उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे, है ना। ये जो ओक, चीड़ और देवदार है ना, ये जो ओक है, चीड़ है और देवदार, ये वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, ठंडे स्थलों पर, और ये बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, है ना। तो बोल रहा है कि ये पौधे, ये वृक्ष कहाँ वहां देखने को मिले, है ना, और ये उनके मैदानी क्षेत्रों के वृक्षों से बहुत ज्यादा भिन्न थे। ठीक है, जो हमारे इधर नहीं पाए जाते। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की, है ना। एक बार और घूमने गए जहां उन्होंने क्या किया, राजस्थान की यात्रा की। ठीक है, एवं ऊंट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे, है ना। ऊंट पर क्या किया उन्होंने, मरुस्थल पर भी घूमा। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। अब वहां पर क्या है, जैसे पूरी रेत रेत होती है ना, पानी की मात्रा नहीं होती, तो उस जगह पर क्या पाया जाता है, अधिकतर नागफनी पाई जाती है अनेक प्रकार की। तो उन्होंने अनेक प्रकार के नागफनी के पौधे एकत्र किए। अंत में वे पुरी गए और उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहां केजुराइना के वृक्ष की कतार देखी, है ना। अंत में कहाँ गए वो लोग, पुरी गए, है ना। तो पुरी में उन्होंने क्या किया, समुद्र तट की सैर की और केजुराइना के वृक्ष को भी देखा। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया। ठीक है, अब जब ये इतनी सुंदर सुंदर जगह देखने गए तो उनके दिमाग में एक विचार आया। कौन सा आया, ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे, है ना। वे सोचने लगे कि हम जितनी भी जगह घूमने गए तो ये सब क्या थे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे थे तथा कुछ उष्ण एवं शुष्क तथा कुछ स्थान आर्द्र थे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जैसे वो लोग कहाँ गए, राजस्थान गए, तो राजस्थान में क्या है, पूरा उष्ण है ना, उष्ण है। हिमालय की सैर की तो वहाँ वो स्थान बहुत ही ज्यादा ठंडा था। कुछ स्थान शुष्क थे तो कुछ कैसे थे, आर्द्र थे। तो ये सारे स्थान कैसे थे, एक दूसरे से डिफरेंट थे। परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव, है ना, जो सजीव वस्तुएं हैं वे थी। ठीक है, अब अनेक अनेक जगहों पर गए तो वहां पर उन्हें कई प्रकार के सजीव देखने मिले। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहां कोई भी जीव नहीं पाया जाता। अब वे लोग क्या सोचने लगे कि क्या पृथ्वी पर ऐसी भी कोई स्थान है, ऐसी भी कोई जगह है जहां पर कोई जीव नहीं पाया जाता हो। बुझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया। अब बुझो ने क्या किया, अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया कि कहाँ सजीव नहीं है या कहाँ कोई जीव नहीं पाया जाता। तो आपने देखा होगा मैदानों में, पेड़ों पर, है ना, घरों में, तो सारी जगह पर क्या होते हैं, कोई ना कोई जीव पाए जाते हैं, है ना।
बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया। घर के अंदर उसने अलमारी एवं क्या किया उसने, घर के अंदर उसने अलमारी और दरवाजे को देखा। ठीक है, घर के अंदर अलमारी और दरवाजे को देखा, क्या इसके अंदर भी जीव है या नहीं है। ठीक है, उसने सोचा था कि इनके कोई सजीव नहीं होगा, इसमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई, है ना। उस दरवाजे या अलमारी के पास उसे क्या नजर आई, एक छोटी सी मकड़ी। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहां किसी न किसी प्रकार के जीव न पाए जाते हों। अब घर के अंदर भी उसने बहुत सी जगह देखी जहां कोई सजीव न हो, परंतु उसे ऐसा नहीं मिला। अब बाहर भी खोजा तो बाहर भी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। अब पहेली ने क्या किया, ऐसे बहुत दूर दूर के स्थानों के बारे में पढ़ना चालू किया और सोचना प्रारंभ किया कि यहाँ पर सजीव पाए जाते हैं या नहीं। ठीक है, तो उसे क्या पता लगा कि जो ज्वालामुखी के मुख होते हैं, जब ज्वालामुखी फट जाती है तो जो उसके मुहाने बनते हैं, है ना, उसमें भी कुछ सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये पहेली और बूझो है, पिकनिक पे गए थे तो ये सारी चीजें उन्हें देखने मिली ना, सजीव के लिए खोज करने लगे यहाँ पर। अब देखिए सजीव एवं उनका परिवेश। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, सजीव और उनका परिवेश। ठीक है, पहेली एवं बूझो के मस्तिष्क में एक और विचार आया। पहेली और बूझो ने फिर से एक बात दिमाग में लाई कि जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहां किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, है ना। जिस जिस जगह वे लोग गए थे वहां पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। अब मरुस्थल में ऊंट थे, है ना, जब वे राजस्थान गए तो क्या मिला उन्हें, ऊंट मिला। पर्वत पर बकरी एवं याक थे, जब वे हिमालय की यात्रा पर गए तो उन्हें बकरी और याक मिले, है ना। अब पुरी के समुद्र तट पर उन्होंने क्या देखा, केकड़े और अनेक प्रकार की मछलियां थी जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। ठीक है, समुद्र के किनारे क्या देखा, पुरी में उन्होंने कई प्रकार के केकड़े और मछलियां देखी जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। ठीक है, इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधे की प्रजातियों से भिन्न थे। अब जैसे जैसे क्षेत्र भिन्न होंगे वैसे वैसे क्या होता है, उनमें वृक्ष या पौधे भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था, क्या उनका परिवेश भी एक समान था। उन्होंने क्या सोचा कि जब यहाँ पौधों की प्रजातियां अलग है तो क्या इन क्षेत्रों का परिवेश एक जैसा कैसा है और इनका परिवेश भी एक समान है क्या, सोच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्रियाकलाप 1। आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं एवं वस्तुओं के बारे में सोचिए। अब क्या करना है कि हमें एक वन का एक जंगल का क्या करना है, परीक्षण करना है और उसमें पाए जाने वाले पौधे, सजीव, जंतुओं एवं वस्तुओं के बारे में सोचना है। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों एवं वस्तुओं को सारणी 9.1 के कॉलम 1 में लिखिए और दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाले वस्तुओं, जंतुओं एवं पौधों के नाम भी क्या करना है, सारणी में लिखना है। ठीक है, आप इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा कर सारणी 9.1 को भर सकते हैं। आपको क्या करना है कि इस अध्याय में आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनको आप क्या कर सकते हैं, 9.1 सारणी में भर सकते हैं। ठीक है, अब अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापक से भी इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए। अब क्या करना है कि आपको अपने मित्रों से, अपने माता पिता से और अध्यापक से इसके बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं तथा तालिका में दिए गए अन्य कॉलम में विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों के नाम लिखना है। अब क्या करना है कि हमें अपने जो मित्र है, माता पिता, अध्यापक है, उनसे क्या करना है, बात करके देखनी है और अलग अलग स्थानों पर जो जंतु पौधे पाए जाते हैं उनके नाम लिखना है। ठीक है, आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिनमें जंतु, पौधों एवं खनिज के विषय में जानकारी दी गई है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि यदि पुस्तकालय है तो आप वहां से ऐसी बुक्स ले सकते हैं जहां पर जंतुओं, पौधों और खनिजों के बारे में जानकारी हो। ठीक है,
इस सारणी के प्रत्येक कॉलम में अधिकाधिक छोटी बड़ी वस्तुओं व जीवों को सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। क्या बोला है कि इस सारणी में क्या करना है, हमें अधिक से अधिक छोटी बड़ी वस्तुओं और जीवों को सम्मिलित करना है। जिस प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती है वे शायद जीवित जंतु या पौधे न हो, है ना। कुछ ऐसे भी चीजें मिलेगी जो जीवित ना हो। संभवतः ये पौधे के भाग जैसे सूखी पत्तियां या जंतु के अवशेष जैसे हड्डियां हो। ठीक है, कुछ स्थानों पर हमें सूखी पत्तियां और जंतु के कुछ अवशेष की हड्डियां भी मिल सकती हैं, जो कैसे है, निर्जीव है। ठीक है, अब हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा रोड़े भी मिल सकती है। अब हमें क्या होगा कि जैसे हम अलग अलग स्थानों पर जाएंगे तो हमें वहां की मिट्टी और रोड़ों में भी अंतर दिखाई देगा। अध्याय 5 में हम उनकी चर्चा कर चुके हैं कि समुद्री जल में लवण घुले हुए हैं। हमने अध्याय 5 में पढ़ा था कि समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं, जिसमें से एक कौन सा होता है, साधारण नमक होता है। ठीक है, इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती है। अब समुद्र में अन्य वस्तुएं भी मिल सकती है। जैसे जैसे हम अध्याय को पूरा करेंगे सारणी 9.1 में कुछ और उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम इस पूरे लेसन को पढ़ते जाएंगे हमें नई नई जानकारियां मिलते जाएगी और हमारी जो सारणी 9.1 है वो भी पूरी होती जाएगी। ठीक है, जब हम अन्य रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे तब सारणी के बारे में और चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए आवास एवं अनुकूलन। अब वहाँ के आवास कैसे है और वे कैसे अनुकूल है उनके लिए, ये देखेंगे। ठीक है, क्रियाकलाप 1 में उन आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधों एवं जंतुओं से आपको क्या मिला। क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले। तालिका 9.1 के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को क्या करना है, हमें ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं। ठीक है, अब जो समुद्र में और जो मरुस्थल में पाए जाएंगे वे जीव कैसे होंगे, एक दूसरे से बहुत अलग होगी। इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं, है ना। समुद्र के में कैसे होते हैं, लवण पाया जाता है जिससे उसका जल कैसा होता है, खारा होता है ना। तो उसमें जो रहने वाले जंतु और पौधे हैं वे कैसे होते हैं, लवणीय जल वाले होते हैं, खारे। ठीक है, तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। आपको इससे पहले भी हमने बताया था कि जो जल में रहने वाले जंतु है तो वह क्या करते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, अपने गलफड़ों की सहायता से, जैसे मछली। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म एवं रात में ठंडा होता है। जैसे कि क्या हो गया, राजस्थान वाला एरिया है ना, वहाँ क्या होती है, अधिकतर रेत पाई जाती है जहाँ पर पानी बहुत ज्यादा कम होता है और दिन में सूर्य की गर्मी से एकदम गर्म हो जाता है और रात में वही ठंडा लगता है। ठीक है, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं, भूमि पर रहते हैं। और समुद्र के कहाँ होते हैं, समुद्र में, पानी में। और श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं ना, जो ऑक्सीजन है। जैसे ये देखिए मरुस्थल है तो ऊंट क्या होता है, कई दिन तक पानी पीकर बिना पिए भी रह सकता है ना। तो देखिए नीचे रहते हैं ना। अब आगे क्या बोला है, समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश है। जो समुद्र और मरुस्थल है वह कैसे है, परिवेश है, दोनों अलग अलग है। जो मरुस्थल में रहने वाले सजीव है वे कहाँ रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, और समुद्र में रहने वाले जल में रहते हैं। ठीक है, तो दोनों का परिवेश कैसा हो गया, अलग अलग हो गया। और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। अब दोनों में क्या करेंगे, अब अलग अलग प्रकार के जंतु और पौधों को देखेंगे। ठीक है, जो पौधे समुद्र में उग सकते हैं उन्हें हम मरुस्थल में नहीं उगा सकते, और जो मरुस्थल में उगते हैं उन्हें हम समुद्र में नहीं उगा सकते, और जो जंतु समुद्र में होते हैं उन्हें मरुस्थल में नहीं रखा जा सकता, और जो मरुस्थल के प्राण के सजीव है वे जल में या समुद्र में नहीं रह सकते। ठीक है, आई बात समझ में। क्या ऐसा नहीं है, आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतुओं ऊंट तथा मछली का प्रेक्षण करते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, मरुस्थल में ऊंट और समुद्र से मछलियों का प्रेक्षण करना है। ऊंट की शारीरिक संरचना उससे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है।
अब ऊँट की देखिए ये जो शारीरिक संरचना है ना? ये कहाँ इसे रहने में सक्षम बनाती है? मरुस्थल पर, ठीक है? देखिए इस कॉलम में बोला था आपको वन में कौन-कौन से प्राणी, कौन-कौन से सजीव रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में, मरुस्थल में, समुद्र में और अन्य स्थान पर, ठीक है? आपको ये इस लेसन में पूरा पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा और इस सारणी को भर लेंगे, ठीक है? तो देखिए, ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। अब ऊँट क्या है, उसकी शारीरिक रचना ऐसी होती है कि वे मरुस्थल में रहने योग्य होते हैं। और ऊँट के जो पैर होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, है ना? यदि उसका पैर रेत में जा भी रहा है, तो क्या होगा, जो रेत की गर्मी है उसकी बॉडी से काफ़ी दूर रहता है, ठीक है? अब उनमें मूत्र उत्सर्जन की या मात्रा बहुत कम होती है ना? मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। क्योंकि वह क्या होता है, पानी उन्हें नहीं मिलता है, तो वह मूत्रोत्सर्जन की क्रिया भी कम करते हैं तथा मल शुष्क होता है। जो उनका मल होता है वो कैसा होता है, गीला नहीं होता, बिल्कुल शुष्क होता है। उन्हें पसीना स्वेद भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का हास बहुत कम होता है, इसीलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। देखिए हमारे शरीर से जो पानी की मात्रा है, जल की मात्रा है, वो एक मूत्रोत्सर्जन द्वारा होती है ना? जो हमारा मल होता है उसके थ्रू होती है और हमारे बॉडी में आने वाले पसीने के द्वारा होता है, ठीक है? अब यदि हम ये सब चीज़ें क्या होता है कि ऊँट के साथ में नहीं होती, बहुत कम मात्रा में होता है, तो वह पानी के बिना कई दिनों तक भी रह सकता है, ठीक है? अब ये देखिए विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं, है ना? अब हम मछलियों के बारे में पढ़ेंगे। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। इनमें से कुछ को चित्र 9.3 में दर्शाया गया है, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती है? इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है। हमने इससे पहले के चैप्टर नंबर 8 में देखा था कि धारा रेखी किसे कहा जाता है ना, जिसका शरीर सामने से नुकीला और पीछे से कैसा होता है, बिल्कुल पतला होता है ना? सामने से नुकीला और पीछे से पतला होता है और बीच बीच का जो भाग होता है मांसल होता है ना? तो इसे क्या कहा जाता है, इस संरचना को धारा रेखीय कहा जाता है, ठीक है? तो वही बताया गया है, ठीक है? जिसकी चर्चा हम अध्याय 8 में कर चुके हैं। अब उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही है, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायता करते हैं। हमने लेसन 8 में पढ़ा था कि मछलियाँ कैसी गति करती है ना? मछलियाँ कैसी गति करती है? उनका उनकी जो मुँह वाला भाग होता है वो यदि इस दिशा में है तो उनके पूँछ वाला भाग इस दिशा में होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना? पढ़ा था हमने, जैसे कि हमने ये एक मछली बना ली, ठीक है? ये क्या हो गई, उसकी पूँछ वाला भाग हो गया, ठीक है? इधर भी पंख पाए जाते हैं, है ना? जो उन्हें क्या करते हैं, तैरने में सहायता करते हैं, ठीक है? ये हमारी मछली बन गई, ठीक है? अब इसका जो आगे वाला भाग है वो कैसा है, नुकीला है और पीछे वाला भाग कैसा होता है, पतला होता है। देखिए इधर है ना, और बीच वाला भाग होता है इसका मांसल, है ना, मोटा। तो इस पर क्या पाए जाते हैं, ऐसे सल्क पाए जाते हैं जो मछली की रक्षा तो करते ही करते हैं, साथ में उसे क्या करते हैं, तैरने में भी सहायता देते हैं, ठीक है? तो इसका हमने अध्याय 8 में पढ़ चुका था। तो जब मछली तैरती है तो ये कैसी होती है, यदि मुंह इस डायरेक्शन में है तो इसकी पूंछ कैसी होगी, ऐसी। मतलब जो मछली तैरते टाइम उसकी आकृति कैसी बन जाती है, बिल्कुल ऐसे बन जाती है। ऐसी होती है, ठीक है? ये मोटा भाग हो गया ऐसा, ऐसा। ठीक है,
हमने अध्याय 8 में से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है। हमने अध्याय 8 में चर्चा की थी कि मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था, इसके जो पंख होते हैं और जो पूंछ वाला भाग होता है कैसे होते हैं, पतले होते हैं, जो इन्हें दिशा परिवर्तन में सहायता देते हैं। ठीक है, यदि ये मोटा होगा तो क्या आसानी से मुड़ सकेगी, क्या इनकी दिशा बदल सकेगी? नहीं बदल सकती, है ना। अब मछली के जो गिल होते, क्लोम होते हैं, जो उन्हें जल में सांस लेने में सहायता करते हैं। जब आपने मछलियों का यहाँ देखा होगा, ऐसे गलफड़े होते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में गलफड़े कहते हैं, है ना, जिसे गिल या क्लोम कहा जाता है। वे क्या करती है? मछलियों को सांस लेने में सहायता करती है। हम देखते हैं कि मछली की संरचना उसे जल में रहने में सहायक होती है। जो मछली की संरचना है, जैसे उसके बॉडी बनी है, वो क्या है, उसे जल में रहने के सुयोग्य बनाती है। तथा ऊँट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती है। जो ऊँट की संरचना है, उसे कहाँ रहने में सहायता करती है? मरुस्थल में। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है आगे। हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए। हमने क्या किया कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 का ही उदाहरण लिया है, एक ऊँट का और दूसरा मछली का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सजीवों को इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है, जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है। ठीक है, जैसे हमने ऊँट और मछली का पढ़ा, तो ऐसे ही कई प्रकार की किस्म के जीव होते हैं, जिनकी एक विशेष प्रकार की या विशिष्ट प्रकार की संरचना होती है, जो उन्हें उनके परिवेश में रहने के काबिल बनाती है। अब जिसमें वे प्रायः पाए जाते हैं, जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? जिस विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उनके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, वे क्या कहलाते हैं? परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, आप ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसे समझकर आप याद कर सकते हैं कि जंतुओं में ऐसी संरचनाएं और स्वभाव पाया जाता है जो कि उसे उसके परिवेश में रहने के योग्य बना देती है, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, आप समझ कर पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। अब जो क्या बोला है कि जो विभिन्न प्रकार के जंतु है ना, अलग परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। यदि हमने क्या हुआ, जो मरुस्थल में रहने वाला प्राणी है, उसे हमने दूसरे स्थान पर ला लिया, तो वो उसके प्रति क्या हो सकते हैं? अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, है ना। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अब आवास आएगा तो क्या, आवास की डेफिनेशन आएगी तो क्या लिखेंगे आप कि किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है ना, तो क्या हो जाएगा, उसे क्या कहा जाता है? आवास। जैसे हम जिस स्थान पर रहते हैं वो हमारा क्या है? आवास है ना। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। ठीक है, अपने क्या क्या, भोजन के लिए, वायु के लिए और शरण स्थल जहाँ रहना है उसे, इन सब चीजों के लिए क्या करता है? वो आवास पर डिपेंड करता है। अब आवास का अर्थ है वास स्थान, मतलब एक घर, है ना, जहाँ वो रह सके। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ हम रहते हैं, है ना, तो वहां पर कई प्रकार के हम जंतुओं को भी और कुछ पौधों को भी साथ में रखते हैं, मतलब हम संयुक्त रूप से रह सकते हैं। जैसे स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। ठीक है, जो पौधे और जंतुओं के आवास को क्या कहा जाता है? स्थलीय
आवास कहा जाता है। ठीक है। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं, है ना। जो स्थलीय आवास के उदाहरण कौन कौन से हैं? वन है, घास के मैदान है, मरुस्थल है और तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र है ना। जहाँ पर क्या पाया जाता है, क्या पाए जाते हैं? कई प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए? स्थलीय आवास के। अब देखिए हम जलीय आवास के एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए जो जलाशय होता है ना, जो तालाब वगैरह हो जाता है, दलदल हो गई, झील, नदियां एवं जो समुद्र है ना, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, तो वे क्या कहलाएंगे? जलीय आवास वाले जंतु कहलाएंगे, है ना। उनका जो निवास है या वो जो रह रहे हैं, कहाँ रहते हैं? जल में, तो उनका आवास को क्या कहेंगे हम? जलीय आवास कहेंगे। अब विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र में भी बहुत विषमताएं हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो घास के मैदान है, मरुस्थल है, तटीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, वो बिल्कुल उनमें कुछ समानताएं हो, है ना। ये अलग भी हो सकते हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। ठीक है। इनमें ये जलीय आवासों के लिए भी सत्य हो सकते हैं। अब देखिए आगे क्या बोला है? किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक है ना। किसी आवास में पाए जाने वाले जो पौधे और जंतु है, वे क्या है? उसके जैव घटक है। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक है। क्या बोला है? कि जो चट्टान है, मिट्टी है, वायु और जल है, ये क्या है? उसके निर्जीव घटक, ऐसी निर्जीव वस्तुएं क्या? अजैव घटक कहलाएगी, जिसमें प्राण नहीं होते, जान नहीं होती। और जिनमें जान होती है, जैसे कि पौधे और जंतु, तो ये इसके क्या हो जाएंगे? जैव घटक हो जाएंगे, जो सजीव है। ठीक है। अब सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा भी परिवेश के अजैव घटक है। अब जो सूर्य का प्रकाश है और जो उष्मा है, तो वे क्या है? परिवेश के अजैव घटक में शामिल होते हैं। ठीक है। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं, है ना। हमने देखा है कि जो कुछ पौधे वो कैसे उगते हैं? बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करें। ठीक है। अब जो बीज से एक नया पौधा बनता है, तो उसमें अजैव कारकों की कौन कौन सी भूमिकाएं होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब क्रियाकलाप 2 देखिए। अध्याय 1 में किए गए क्रियाकलाप 5 का स्मरण कीजिए। ठीक है। अध्याय 1 में हमने कुछ क्रियाकलाप देखे थे, जिसमें जो 5वां था उसका हमें क्या करना है? अवकलन करना है, स्मरण करना है। इस क्रियाकलाप में मूंग के बीज से अंकुर निकल आता है ना। उस क्रियाकलाप में हमने क्या देखा था? कि जो हमने मूंग रखा था, है ना, हमने कुछ खाद्य पदार्थ वाला रखा था, जैसे कि मूंग हो गया या चना हो गया, उसे क्या करते हैं हम? पहले धो लेते हैं और उसे भीगने रख देते हैं, है ना। धोकर क्या करते हैं? उसे एक गीले कपड़े में रख देते हैं, भीगा हुआ। ठीक है। तो उसमें कुछ अंकुर निकल कर आती है। ठीक है। तो इसका हमने देखा था, अर्थात वे अंकुरित हो गए हैं। यहाँ बीज के एक नए पौधे का प्रारंभ है। ठीक है। अब उस बीज से क्या बनता है? एक नए पौधे का प्रारंभ हो जाता है, वो जन्म ले लेता है। अब मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए, कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दे तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दे। क्या बोला है? कि कुछ एक ढेर को कैसा करना है? अलग रख देना है ना, बिना भीगा हुआ, और दूसरे को पानी में भीगने के लिए रख देना है। अब भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटें। अब जो बीज भीगे हैं उन्हें कैसा करना है? हमें 4 हिस्से में बांट देना है, और उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबोकर रख दे। अब उसमें से जो एक हिस्सा है ना, उसे क्या करना है? हमें 3-4 दिन के लिए पानी में डुबोकर ही रखना है। और सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल न हिलाइए।
अब जो सूखे हुए बीज है और पानी में रखा हुआ बीज है उसे हमें बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। अब भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रख दे। अब जो एक हिस्से को क्या किया हमने, पानी में डुबोकर रख दिया। अब दूसरे को क्या करना है कि जहां पर उसे धूप मिल रही है उस कमरे में रखना है, और दूसरे को बिना धूप वाले कमरे में रखना है, मतलब अंधेरे में। ठीक है, जैसे कि अलमारी जिसमें धूप नहीं आती है। अब जो चौथा भाग बचा है उसे क्या करना है, बहुत ही ठंडे वातावरण में रखे, जैसे कि रेफ्रिजरेटर या उनके चारों ओर बर्फ लगा दें। अब क्या करना है कि हमें जो चौथा बचा है हमारे पास में बीजों का ढेर, उसे क्या करना है, हमें उसे रेफ्रिजरेटर फ्रिज में डाल देना है, या यदि वो नहीं है तो उसके आसपास आपको बर्फ लगा के रख देनी है। अब इन तीन भागों को प्रतिदिन, क्या बोला है कि इन तीन भागों को प्रतिदिन जल में नम रखे तथा अधिक जल को निकाल दे, है ना। इतना पानी रखिए कि वह जल में भीग सके, है ना, कि वह भीग जाए, और जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हमें निकाल देना है। ठीक है, कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं, क्या सभी पांचों भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखते हैं? ठीक है, क्या बोला है कि आप इनमें से इन पांचों भागों में से क्या क्या देखते हैं, क्या किसी में अंकुरण आया है, क्या किसी में बहुत अंकुरण आया है या नहीं आया, या किसी में कुछ कमी नजर आ रही है, ये आपको देखना है। ठीक है, आप ये घर में भी करके देख सकते हैं। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपके किस भाग से अंकुर निकलकर अच्छे से आई या किस भाग में कमी दिखी। ठीक है बच्चों, क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है? ठीक है, क्या बोला है कि जो जल है, वायु है, प्रकाश है और ऊष्मा है, ऐसे अजैव घटक क्या सजीवों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। वास्तव में ये अजैव कारक सभी सजीव के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या बोला है कि ये जो सजीव घटक है, ये क्या है, ये जो अजैव घटक है यह सजीव के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, यदि आपने देखा होगा कि किसी को एक ही अजैव घटक मिल रहा है तो वो उतने अच्छे से अंकुरित नहीं होगा, उतने अच्छे से पनप नहीं पाएगा। परंतु उसे यदि वायु भी मिल रही है, जल भी, प्रकाश भी और ऊष्मा भी मिल रही है, तो वो जो बीज होगा वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगेगा। ठीक है, तो इन सभी की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्मा परिवेश में भी पाए जाते हैं। अब कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ठंडे स्थानों पर और उष्मा परिवेश में भी रहते हैं। क्या ऐसा नहीं है, ये जीव इन विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किस विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं, यहाँ अनुकूल काम आता है। अब यहाँ पर क्या काम आएगा, अनुकूलन काम आएगा, है ना। उनकी जो बॉडी होती है, जो बॉडी का जो पूरा की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, उस परिवेश के अनुकूल ढली होती है, बनी होती है, जिससे कि वे बहुत ठंडे स्थानों पर भी रह सकते हैं और उष्ण वाले परिवेश में भी रह सकते हैं। ठीक है, अब अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता। अब जो अनुकूलन है वो क्या बोला है कि अल्पकाल में नहीं होता। आपने देखा होगा कि यदि कोई बच्चा ही है ना, यदि कोई बच्चा है जो बचपन से ही ऐसे स्थान पर रह रहा है जहाँ बहुत ज्यादा ठंड हो, है ना, तो उसकी जो बॉडी होती है उस परिवेश के ही आधार पर ढल जाती है ना, जैसा परिवेश होता है उसके अनुरूप ढल जाता है। यदि आप उसे ऐसे स्थान पर लेकर जाए जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो, तो उसकी जो बॉडी है उस टेम्परेचर को या उसके अनुरूप ढलने के लिए बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है। तो ये क्या होता है, अल्पकाल में नहीं हो सकता, है ना। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। अब ऐसे हजारों साल में होता है जहां अजैव घटकों में परिवर्तन आता है।
वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते मर जाते हैं, है ना। अब जो क्या होता है कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं, जब ये अजैव घटकों में परिवर्तन होता है तो यदि उस अनुकूल में कुछ जीव नहीं ढल पाते तो क्या होते, वे मर जाते हैं, और जो ढल जाते वे जीवित रहते हैं। ठीक है, केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। आपने देखा होगा, ऐसा बोलते हैं कि जैसे घर का माहौल हो उसी के हिसाब से ढल जाओ, यदि नहीं ढलोगे तो क्या होगा, वहां से आप अलग हो जाएंगे। उसी प्रकार ये भी होता है। ठीक है, जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। अब क्या होता है, जो जंतु होते हैं वो अजैव कारकों के लिए कई प्रकार की विधियों द्वारा अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। अब क्या बोला है कि इनका जो परिणाम है क्या होता है कि विभिन्न आवासों में जीवों की विविधता होती है। ठीक है, यदि वे अनुकूलित हो जाएंगे तो उनमें कुछ विविधता होने लगेगी। अब आइए कुछ आवासों, उनके अजैव घटकों एवं उनमें रहने वाले विभिन्न जीवों में अनुकूलन का अध्ययन करें। क्या बोला है कि आइए हम कुछ ऐसे आवासों के बारे में जानते हैं जिनमें जो अजैव घटक है वो कैसे हैं, उनमें रहने वाले जीवों के लिए अनुकूल है। ठीक है, देखिए विभिन्न आवासों की यात्रा। अब हमें क्या करना है, विभिन्न आवासों की यात्रा करेंगे। कुछ स्थलीय आवास, ठीक है, जो कि स्थल पे है, जमीन पर है। पहला है मरुस्थल। ठीक है, पहले हम मरुस्थल की यात्रा कर लेते हैं। मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जो मरुस्थल में पाए जाने वाले जो अजैव घटक है उनके बारे में और ऊंट के अनुकूलन के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है। अब जो क्या बोला है कि मरुस्थल में पाए जाने वाले जो जंतु है ना, जो जंतु है और पौधे हैं उनमें क्या होता है, क्या उनमें भी किसी प्रकार का अनुकूलन पाए जाते हैं, क्या उन जंतुओं में और पौधों में भी कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं जिससे कि वे उस परिवेश में ढल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, बिल में मरुस्थलीय जंतु। अब बिल में भी कुछ मरुस्थलीय जंतु रहते हैं, जैसे बिल बना के चूहा, सांप है ना, चुचुंदर, ये सब रहते हैं बिल बनाकर। तो इनकी जो बॉडी है या इनकी जो बॉडी की संरचना है वो क्या है, इस परिवेश के अनुरूप ढल जाती है ना, उसके लिए अनुकूलित होती है, तभी क्या होता है, ये वहां रह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। अब जो चूहे हैं और सांप है उनके तो पैर लंबे नहीं होते। अब ऊंट के पैर लंबे होते जिससे कि वह अपने बॉडी को क्या करता है, जो रेत जो गर्म होती है उसकी गर्मी से बचा लेता है, परंतु चूहे और सांप के तो ऐसा नहीं होता। अब दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। उसके लिए वे क्या करते हैं कि भूमि के अंदर अच्छी गहरी बिल बना लेते हैं, है ना, और उसके अंदर रहने लगते हैं जिससे कि उन्हें गर्मी ना लगे। और रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। अब रात में क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है तो वे क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिया है मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधे, जैसे कि ये कैक्टस है ना, और क्या है नागफनी, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को चित्र 9.5 में दर्शाया गया है। यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित है। देखिए ये 9.5 है, इसमें कुछ पौधों के चित्र दिए गए हैं जो कि इस परिवेश में, इस वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित है। अब क्रियाकलाप 3 देखिए, गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। अब क्या करना है कि जो गमले में हम कैक्टस का पेड़ लगाते हैं और पत्तियों वाले पौधे को एक कक्षा में हमें ला लेना है। अब दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथीन थैली से ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय 7 के क्रियाकलाप 4 में हमने
पौधों में वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था। हमने क्या किया था कि एक पौधा लिया था और उसके ऊपर हमने पॉलीथीन बांध दी थी, है ना। अध्याय 7 में हमने क्रियाकलाप 4 में ये पढ़ा था वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए, है ना, कि जो पत्तियां हैं वो पत्तियों में पानी होता है ना, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो हमने देखा था कि पत्तियों के कौन से कार्य होते, इसको देखने के लिए हमने ये किया था। तो वैसे ही हमें क्या करना है, कैक्टस के और जिसमें पत्तियां होती है उस पौधे में बांध देना है। ठीक है। गमले में लगे पौधों को धूप में रख दीजिए। अब क्या करना है, हमें जो गमले में रखे पौधे हैं उन्हें धूप में रखना है। ठीक है। तथा कुछ घंटे बाद इनका प्रेक्षण कीजिए। अब हमें कुछ घंटे बाद क्या करना है, इनका प्रेक्षण करना है, इन्हें देखना है। आप क्या देखते हैं? क्या आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं? अब जो क्या बोला है कि जो पॉलीथीन हमने बांधा है उनकी थैलियों में क्या जो जल जमा हुआ है, एकत्र हुआ है, क्या उनमें कोई आपको अंतर दिख रहा है? अब मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। अब देखिए, आप इस बात से ही अनुमान लगा सकते हैं कि जो पौधों में पत्तियां पाई जाती है या जो हमारे कॉमन इसमें पाया जाता है, वो वे पौधे क्या हो गए, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वे अधिक करेंगे, या उस वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पानी की जो मात्रा है, जल की मात्रा अधिक छोड़ेंगे या अधिक निष्कासित करेंगे, है ना। अब जब मरुस्थलीय पौधे हैं तो जहाँ पानी की मात्रा कम होती है, जैसे कि ऊंट, है ना, मूत्रोत्सर्जन, पसीना या मल शुष्क होने की वजह से क्या होता है कि उनके बॉडी में जो पानी का हास है वो बहुत कम होता है। तो वैसे ही क्या होता है, पौधों के साथ भी होता है ना। तो वे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जो जल है बहुत कम निष्कासित करेंगे। तो इससे ही साबित हो जाता है कि जो हमने पॉलीथीन बांधी है, पॉलीथीन की थैली, तो अधिक मात्रा में आपको जल किसमें दिखेगा, जो पत्ती वाले पौधा है। ठीक है, जो पत्ती वाला पौधा होगा उसमें अधिक दिखेगा, और कैक्टस के पेड़ में बंधी हुई झिल्ली में या पॉलीथीन में आपको बहुत कम पानी दिखाई देगा। अब मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है। ठीक है, क्या बोला है कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें पत्तियां या तो नहीं होगी या फिर बहुत ही छोटी छोटी होती है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों या सूल का रूप ले लेती है, जैसे कैक्टस के इसमें होता है ना, तो जो उसपे कांटे होते हैं वे उसकी पत्तियां होती है। ठीक है। अब इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जलहास में कमी आती है। जब उनमें पत्तियां होगी ही नहीं या कुछ में होती भी है तो बहुत छोटी होती है और कुछ में कांटे के रूप में होती है, तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में होने वाला जो जल का हास है उसमें कॉमन सी बात है कि कमी आएगी ही, है ना, क्योंकि जब पत्तियां ही नहीं होगी या वह कांटों के रूप में होगी तो कैसे पानी निकलेगा। अब नागफनी में पत्ती जैसी जिन संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है। अब जो नागफनी का पेड़ देखा होगा जिसमें ऐसी मांसल मांसल पत्तियों के जैसे जो दिखाई देता है, एक्चुअली में वो क्या होता है, उसका तना होता है। ठीक है। अब इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। अब जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया थी, कौन करता है, पत्तियां करती है ना। पत्तियां क्या करती है, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाती है, भोजन बनाती है। तो जो नागफनी का पेड़ होता है तो ये क्या करते हैं, इनमें जो तना पाया जाता है तो तना इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। ठीक है, क्या बोला है कि जो उनका तना होता है वो कैसा, मोटी मोमी, एकदम मांसल, है ना। आपने देखा होगा कि बिल्कुल ऐसा गद्दा गद्दा टाइप जैसे लगता है, तो उस परत द्वारा ढका होता है जिससे कि क्या होता है, जल संरक्षण में सहायता मिलती है, जल को बचा के रखते हैं। अब अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। अब क्या होता है कि कुछ मरुस्थलीय पौधों की जो जड़ होती है वो जल को अवशोषित करने के लिए मिट्टी की अधिक गहराई में चली जाती है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र। अभी तक हमने मरुस्थल के बारे में पढ़ा, अब हम पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।
आपको मरुस्थली के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। उसमें हमने जंतु, ऊँट के बारे में भी जाना और पौधों के बारे में भी जान लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे पर्वतीय क्षेत्र। अब पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं, है ना। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, अधिक ठंडी होती है और इनमें तेज हवा चलती है। आपने देखा होगा कि जैसे आप नीचे हैं, ठीक है, जो सिंगल फ्लोर होता है उस पर होंगे तो हवा आपको कम लगेगी, लेकिन आप जैसे 5-6 फ्लोर पे चले गए हैं तो आपको वहां पर हवा का जो तेज है वो बहुत ही ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो जब पर्वत की बात है तो वहां तो हवा तेज चलेगी ही। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। अब कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, जब शीतकाल होता है, जब बरसात का दिन होता है, तो वहां पर क्या होता है, हिमपात होता है। हिमपात मतलब बर्फबारी भी होती है। अब पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी पौधे और जंतुओं की कई प्रकार की प्रजातियां मिलेगी, जैसे कि मरुस्थल में थी। ठीक है, क्या आपने चित्र 9.6 में दर्शाए गए वृक्ष देखे हैं। अब चित्र 9.6 में देखिए, यहाँ पर कुछ पौधे दिए हैं जो पर्वतीय आवास के कुछ वृक्ष है। इस प्रकार के वृक्ष आपने कुछ मूवियों में भी देखा होगा कि जब पर्वत का या घने घने है ना, जो जहाँ बहुत ही ठंडे प्रदेश होते हैं वहां का देखा होगा, तो इस प्रकार के बिल्कुल सुंदर से वृक्ष दिखाई देते हैं, जो कैसे होते हैं, एकदम लंबे लंबे से होते हैं। देखा है आपने, है ना। अब देखिए, यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहां घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्ष को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है। जो वृक्ष आपको पर्वतीय क्षेत्र में दिखाई देंगे वो आपको दूसरे क्षेत्रों में दिखाई देते हैं क्या, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या हमें वैसे वृक्ष दिखाई देते हैं। ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है ना। हम देखेंगे क्या बोला है कि जो पौधे वहां पाए जाते हैं क्या आपको अलग कहीं देखने को मिलते हैं, और ये जो वृक्ष है जिस आवास में रहते हैं तो ये कैसे अनुकूलित है, उसके लिए हम इसके बारे में जानेंगे। ये वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं। आपने देखा इस पिक में देखा है कि शंकु के आकार के होते हैं ना, इधर से चौड़े और बिल्कुल इधर से एक शंकु की आकृति धारण करते हुए इधर से बिल्कुल पतले हो जाते हैं, बिल्कुल एक नोक सी बन जाती है। ठीक है, तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। अब जो पत्तियां होती है या उसकी जो शाखाएं होती है वे कैसी होती है, सीधी ना होते हुए कैसी होती है, तिरछी होती है ना। और उसकी जो पत्तियां होती है वो सुई की आकार की होती है, जिससे कि जो वर्षा के मौसम में जब जल गिरे या जब बर्फबारी होती है तो सरलता से भी नीचे खिसक जाते हैं। अब पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। अब पर्वत पर क्या होता है कि जैसी आकृति शंकुआकार इस वृक्ष की बताई गई है, अब इससे भिन्न भी दूसरे पौधों की या वृक्षों की आकृति और आकार हो सकते हैं। अब पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। अब पर्वत पर ये कैसे रहते हैं, इसके लिए भी इनके अंदर कुछ अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं, है ना। अब क्या है कि जैसे वहां का मौसम होगा उसके हिसाब से वे ढल जाते हैं। अब क्या बोला है कि जब जो उनकी मोटी त्वचा होती है या जो फर होते हैं वे क्या करते हैं, उन्हें ठंडी से बचाते हैं। उदाहरण, शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। आपने देखा होगा जो याक होता है ना, हमने ऐसा तो नहीं देखा है पर जो गिनती में हम यह पढ़ते थे, है ना, ये यति का, उसमें याक का चित्र दिया गया होता था जिसके बाल बहुत ही लंबे लंबे होते थे। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब वहां की ठंडी से बचने के लिए उसके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, है ना, अनुकूल। ठीक है, जिससे कि उसका शरीर गर्म हो रहता है।
अब पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं, जैसे ये तेंदुआ दिया गया है इस डायग्राम में, है ना। इसके शरीर पर क्या होते हैं, फर लगे होते हैं, बिल्कुल गद्दे गद्दे जैसे यहाँ पर, है ना। यह बर्फ पर चलते समय उनके पैरों को ठंड से बचाते हैं। जब उनके जो पैर होते हैं वो एकदम गद्दे इससे बने से ढके होते हैं, जो फर पाए जाते हैं उनके इसमें, तो उससे क्या होता है कि बर्फ पर चलते हैं तो इसमें जो लगने वाली ठंड है उससे यह फर बचा लेते हैं। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उन्हें ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं, ठीक है। अब जो पहाड़ी बकरियां होती है उनकी जो खुर होती है वो बिल्कुल कैसी होती है, एकदम मजबूत होती है, जिससे कि वह ढालदार चट्टानों पर भी, जैसे ढलान वाले भागों पर भी आसानी से दौड़ सकती है। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे वहां का जो परिवेश है कैसा होगा, चेंज होता जाएगा, और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देगी, ठीक है। नीचे कुछ और जीव नजर आएंगे आपको, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाएंगे, चलते जाएंगे, आपको कई प्रकार के दूसरे भी जीव दिखते जाएंगे, जो कि नीचे वाले जीव से या जो अलग जगह जीव पाए जाते हैं उनसे बहुत ही ज्यादा अलग होंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये दिया है, ये एकदम बाल है इसमें, है ना। ये है बकरी जो कि पहाड़ी बकरी है ये, जिससे कि खुर ढलाईदार वाले इस पर इसे आसानी से दौड़ाने में मदद करती है, ठीक है। और ये देखिए याक है, इसके में बहुत ज्यादा बाल पाए जाते हैं, ठीक है। अब अब हम क्या देखेंगे, घास स्थल, ठीक है। देखेंगे कि घास स्थल में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं और वे कैसे उसके लिए अनुकूलित होते हैं, ठीक है। सॉरी। देखिए शेर वन में अथवा घास स्थल में रहते हैं। आपने देखा है कि जो शेर है वे कहाँ रहते हैं, वन में रहते हैं, और जहाँ अधिक घास पाई जाती है उस स्थान पर रहते हैं। तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है ना। जो शेर होता है वो एक ऐसा शक्तिशाली जंतु होता है जो कि हिरण का शिकार करके उसे मारकर खा जाता है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। आपने शेर को देखा होगा, है ना, या फोटो में तो देखा ही होगा, मूवियों में देखा होगा। एक शेर एवं हिरण का चित्र देखिए। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित हैं? क्या वे चेहरे के सामने हैं अथवा पार्श्व में है, ठीक है। हमें देखना है कि जो क्या बोला है, जो शेर और हिरण है ना, शेर और हिरण दोनों की जो आंखें हैं वे कैसी है, बीचों बीच में है ना, चेहरे के सामने है या कैसी है, या पार्श्व में है। पार्श्व में मतलब क्या वे अलग है, ठीक है। सॉरी। अब शेर के अगले पैर के नख लंबे होते हैं। जो पैर, शेर का जो अगला पैर होता है, सामने का जो पैर होता है वे कैसा होता है, उसके जो नाखून होते हैं ना, जो नखर होते, नाखून होते, वे कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, है ना, जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है, ठीक है। वह क्या करता है, अपने पैरों के नीचे लाकर उन्हें छिपा सकता है, जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचनाएं उनके जीवन यापन में सहायता करती है? जो क्या बोला है कि जो ये शेर की संरचना है, क्या यह उनके जीवन यापन में सहायता करती है? सॉरी, क्या हो रहा है।
मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्या हो गया यार इसे? तो हिचकी आ रही है, ऊपर से क्या हो रहा है? शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई। सब नाश हो गया। देखिए कुछ इशू हो गए थे, प्रॉब्लम हो गया था इसमें, है ना, उसके लिए सॉरी। देखते हैं हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे, है ना, रिपीट कर देते हैं कि जो शेर होते हैं उसके जो पैर के नखर होते हैं, जो नाखून होते हैं, वे कैसे होते हैं? बिल्कुल लंबे होते हैं, है ना, और जिन्हें वे क्या कर सकते हैं? अपने पादांगुलियों में खींच कर छिपा भी सकता है। क्या शेर की यह संरचना उनके जीवन यापन में सहायता करती है? अब इस जो शेर की जो संरचना बनी है, उसका जो शरीर बना है, वह उसे क्या करता है? जीवन यापन में सहायता करता है ना, जिससे कि वह उन नाखूनों की मदद से क्या करता है? अपने शिकार को जकड़ कर उसे मारकर खा जाता है ना। उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के मैदान के दौरान उसे घास के सूखे मैदान में छिपाए रखता है। अब उसका जो शरीर है उसका रंग कैसा है? हल्का भूरा है ना। तो उससे क्या होता है? तो उससे बिल्कुल वह कैसा हो जाता है कि जब वह शिकार कर रहा होता है तो शिकार करते टाइम उसे घास में छिपाने के लिए या मरुस्थलीय क्षेत्रों में सूखे मैदानों में छिपाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, क्या करूं इसका मैं? ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब देखिए और क्या करता है, और शिकार को पता भी नहीं चलता कि चेहरे के सामने की आंखें उसे वन से दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है। अब जो उसकी आंखें होती है वो कैसी होती है? सामने होती है ना। तो उससे क्या होता है? देखिए ये जो सामने है ना, इसकी आंखें कैसी होती है? सामने होती है, तो यह बहुत दूर से भी अपने शिकार को खोज लेता है। एक दूसरा जंतु हिरण है जो वन या घास स्थल में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक डायग्राम किसका दिया? हिरण का दिया। अब इसकी आंखें कैसी? पार्श्व में है, सामने है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना, किनारों पर है, मतलब पार्श्व में है। अब ये जंतु कहाँ है? घास स्थल में रहता है। अब पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि जंतुओं में कैसे इनकी अनुकूलता पाई जाती है ना। तो बोला है कि जो हिरण होती है उसके बहुत ही मजबूत दांत होते हैं जो कि पौधों के कठोर तनों को चबा लेती है। अब हिरण को अपने शिकारी जैसे शेर जैसे जंतु जो उसे अपना शिकार बनाते हैं की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ना। अब जो शिकार करने वाला है उसकी तो जानकारी उसे मिलनी चाहिए, है ना, ताकि वह उसका शिकार
न बना सके और वहां से भाग जाए। अब क्या बोल रहा है कि जो क्या है, हिरण है, उसे उसकी जानकारी मिलनी चाहिए कि उसका शिकारी कहाँ है, ताकि वह शिकार से बच जाए और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। अब उसके जो लंबे कान है वे क्या करते हैं, उसकी शिकारी के आने की जानकारी दे देते हैं, है ना। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती है ना। उसकी जो आंखें होती है वो क्या होती है, पार्श्व में होती है ना, सिर के दोनों तरफ होती है, जिससे कि वह अपनी आंखों को चारों दिशा में घुमाकर जो खतरा है उसे महसूस कर सकती है या शिकारी को देख सकती है कि वह कहाँ है। ठीक है। अब हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। जो हिरण है उसकी वह बहुत ज्यादा तेज भागती है ना, जिससे कि वह शिकार से आसानी से बच सकती है। अब शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती है। अब जो वहां के शेर, हिरण है और अन्य जंतु है या पौधे हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती है। ठीक है। आपने भी देखा होगा कि अलग प्रकार की कई प्रकार के जंतु होते हैं जिनकी संरचनाएं अलग अलग होती है ना, जो कि उन्हें उनके आवास में रहने के योग्य बनाती है। अब देखिए कुछ जलीय आवास। अब आपको सोचना है कि जलीय आवास कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जब तक हम पानी पी लेते हैं। सोच लिया आपने कि कौन कौन से आवास होते हैं, जलीय आवास कौन कौन से होते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, समुद्र है। ठीक है। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। समुद्र में रहने वाली मछलियों के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है ना। दूसरे, बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखी होता है ना। अब क्या है कि जल में इन्हें चलने के लिए, है ना, घूमने के लिए क्या चाहिए, इनका शरीर कैसा होना चाहिए, धारा रेखी होना चाहिए, जैसे कि मछली का होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। अब जो स्क्विड है ना, स्क्विड है एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखी नहीं होता। आपने देखा होगा कि जो ऑक्टोपस होता है और जो स्क्विड होता है उसका शरीर कैसा होता है। जैसे ऑक्टोपस का हमें बनाना है डायग्राम, है ना, तो हम ऑक्टोपस का कैसा बनाएंगे, ये उसकी मुंडी बना लिए, है ना, ये आंखें हैं, और ऑक्टोपस कैसा होता है, बिल्कुल ऐसी उसकी संरचना होती है ना। ऐसे कई प्रकार की उसकी वो निकली होती है, पूंछें निकली होती है। ठीक है, आपने ऑक्टोपस देखा होगा, जब आप विज्ञान में पढ़ेंगे तो आगे आपको देखने भी मिलेगा, है ना, या इससे पहले की भी कक्षाओं में आपने ऑक्टोपस देखा होगा। ठीक है, इस प्रकार का ऑक्टोपस होता है। ठीक है। अब इसका शरीर क्या धारा रेखी है क्या, नहीं है। इसी प्रकार स्क्विड भी धारा रेखी नहीं होता। कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखी नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं। अब समुद्र की गहराई में जहाँ तलहटी होती है, जहाँ चट्टानें पाई जाती है, वहां पर ये चिपके हुए रहते हैं, है ना, तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब इनकी ओर शिकार आता है, कोई जीव आते हैं, तो इन्हें अपनी ये पूंछों की सहायता से पकड़ लेते हैं। ठीक है। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखी बना लेते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को कैसा बना लेते हैं,
धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल होते हैं। अब जल में जितने भी जंतु श्वास लेते हैं उनमें गिल पाए जाते हैं, तो इनमें भी जो ऑक्टोपस है और स्क्विड है इनमें भी गिल पाए जाते हैं। ठीक है, अब डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स है जिनमें गिल नहीं होते, जैसे कि डॉल्फिन और व्हेल। ठीक है, किस किस में गलफड़े नहीं पाए जाते या गिल नहीं पाए जाते? एक डॉल्फिन में और व्हेल में। ठीक है, इनमें गलफड़ गिल नहीं पाए जाते। तो ये कैसे करती है? ये सिर पर स्थित नासा छिद्र अथवा वात रंध्रों, है ना, इनके सिर पर क्या पाया जाता है? नासा छिद्र पाया जाता है, जैसे हमारे छिद्र है, जिसे वात रंध्र कहते हैं, द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या करते हैं? ये लोग सांस लेते हैं और ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। ये क्या करते हैं? जल में बहुत ही टाइम तक बिना श्वास लिए भी रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह जैसे जल के बाहर पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं और श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। वे क्या करते हैं कि टाइम टाइम पर वे लोग क्या होता है, जल से बाहर आते जाते हैं। आपने जैसे देखा होगा, है ना, कुछ मूवियों में या वीडियोस में ऐसा दिखाया जाता है ना। तो ये क्या करती है कि अपने श्वसन छिद्रों में जो जल भरा हुआ है उसे बाहर निकाल देती है और श्वसन के द्वारा क्या करती है? स्वच्छ वायु को अंदर भर लेती है। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा है? जैसे बताए कि दूरदर्शन पर मतलब जैसे टीवियों में आपने देखा होगा। ठीक है, या कुछ वीडियोस वगैरह में भी आप देख लेते हैं कि डॉल्फिन क्या करती है? बाहर आती है, व्हेल बाहर आती है और बहुत सारा पानी निकाल देती है और स्वच्छ वायु भरकर अंदर चली जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तालाब एवं झील। अभी तक हमने समुद्र पढ़ा, अब हम तालाब और झील के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या आपने तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगे देखा है? जैसे कि क्या हो रहा था, अभी सीजन चल रहा था काय का? सिंगाड़े का, है ना, जो जल फल भी होता है, पानी फल भी होता है ना। तो ये कहाँ पाया जाता है? नॉर्मली तालाबों में पाया जाता है। तो ये भी क्या है? एक पौधा है। तो हमने ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, जैसे कमल का हो गया, है ना। तो ये सब पौधे, बहुत सारे पौधे होते हैं जिन्हें हमने तालाबों, झील, नदियों में देखा है। यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए और वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें, यदि आपके आसपास कोई तालाब है तो आप वहां जाइए और क्या कीजिए, वहां जो पौधा लगा हुआ है या जो पौधा निकला है तो उसे आप बाहर ला लीजिए। इन पौधों की पत्तियां, तने और जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित है? अब जो उसकी पत्तियां हैं, तना है और जड़ है, वे किस प्रकार व्यवस्थित है आपको देखना है। जैसे देखिए ये, ठीक है, ये क्या है? पानी में उगने वाले कुछ पौधे हैं। क्या बोला है? कुछ जलीय पौधे जल सतह पर प्लवन करते हैं। आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर है। कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न है ना। कुछ क्या है? ये पूर्णतः जलमग्न है ना। ये पूरे कैसे है? जल के अंदर डूबे हुए होते हैं। तो कुछ आधे डूबे हुए होते हैं, कुछ ऊपर आ जाते हैं और कुछ कैसे होते हैं? प्लवन करते, मतलब तैरते रहते हैं। आपने कुछ ऐसे पौधे देखे होंगे, है ना। इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो मिट्टी में लगे हुए होते, स्थिर होते। और स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है ना। इससे पहले भी पढ़ा था हमने कि जो जड़ होती है वो क्या कर रही है? यहाँ पर जल और जो खनिज पोषक है वो अवशोषित करके पूरे पौधे में दे रही है। परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है एवं उनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है ना। उसकी जो जड़ें होती है उनका मेनली कार्य क्या होता है कि वे पौधों को तलहटी में जमा करके रखें, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती है वो होती कैसी होती है? छोटी छोटी होती है। अब इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। इनका जो तना होता है वो कैसा होता है? लंबा होता है, खोखला होता है
और हल्का होता है तथा जल की सतह तक वृद्धि करता है। अब जितनी जल की सतह होती है, जहाँ तक पानी भरा हुआ रहता है वहां तक वृद्धि कर लेता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते रहते हैं। जबकि उनकी जो पत्तियां और फूल होते हैं वे क्या करते हैं, तल जल की सतह पर ऊपरी जल पर प्लवन करते रहते, तैरते रहते हैं। कुछ जलीय पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं, है ना। क्या बोला है कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके के सभी भाग क्या होता है, जल में ही वृद्धि करते रहते हैं, जल में के अंदर ही बड़े होते रहते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सक्रिय एवं पतले रिबन की तरह होती है, यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है ना। इनकी जो पत्तियां होती है वे कैसी होती है, बिल्कुल सक्रिय होती है, छोटी होती है और पतली होती है, जिससे कि अगर जल बह भी रहा है तो ये टूटती नहीं है और सरलता से मुड़ जाती है। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है ना। क्या होता है कि जो कुछ जलमग्न पौधे होते हैं जो जल के अंदर ही होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती है वो कई भागों में डिवाइड होती है, जिससे जल उनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती है ना। जो जल है वो अपने दिशा में बहते रहता है और पत्ती को कोई नुकसान भी नहीं होता। ठीक है। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। आपने देखा होगा कि जो मेंढक है वो पानी में भी रहते हैं और कहाँ रहते हैं, स्थल पर भी रहते हैं। इसके पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। उसके जो पश्चपाद होते हैं, सामने के पैर होते हैं, वे कैसे होते हैं, लंबे और मजबूत होते हैं, जिससे कि वह अच्छी लंबी छलांग भी लगा सकते हैं और शिकार को पकड़ भी सकते हैं। इनके पश्चपाद में जालयुक्त पादांगुलियां होती है, जो उन्हें तैरने में सहायता करती है। उनके जो पश्चपाद होते हैं, जो पीछे के पैर होते हैं, वे कैसे होते हैं, जालयुक्त होते हैं, है ना, जिससे कि वे क्या करते हैं, तैरने में तैर सकते हैं। हमने केवल कुछ ही जंतुओं एवं पौधों की चर्चा की है ना। हमने सिर्फ क्या किया है, कुछ ही जंतुओं और पौधों के बारे में जाना है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। क्या बोला है कि जो कई प्रकार के आवास है, विभिन्न आवास है, उसमें रहने वाले जो जीवों की संख्या है वो भी बहुत ज्यादा है। अध्याय 7 में सुझाए क्रियाकलापों के अंतर्गत जब आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे, तब तक आप पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे, है ना। जैसे कि पत्तियां, हमने लेसन 7 में क्या किया था, बहुत सारी पत्तियां कलेक्ट की थी और उसका एक एल्बम बनाया था, है ना। कुछ जालयुक्त थी तो कुछ समांतर थी। ठीक है, तो इसके थ्रू हमने क्या किया था कि बहुत सारी पौधों की प्रजातियों के बारे में भी जाना था। अब जैसी जैसी पत्तियां होगी, अलग अलग पत्तियां होगी, तो उसकी प्रजातियां भी अलग अलग होगी। ठीक है। अब कल्पना कीजिए कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों का एल्बम तैयार करें तो उनमें कितनी विविधता होगी। अब देखिए कि जो पूरे पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले पौधे हैं तो उनकी पत्तियां अलग अलग होगी। अब यदि हम उसका एल्बम तैयार करेंगे तो बहुत बड़ा एल्बम बन जाएगा और हमें इसमें बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलेगी। ठीक है। अब देखिए हमारे आसपास के जीव, अब हमारे आसपास कौन कौन से जीव पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधे एवं जंतुओं की चर्चा भी की। हमने देखा कि बहुत सारी हमने आवासों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की और पौधे और जंतुओं के बारे में भी जाना। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले वस्तुओं, पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाई, है ना। जो हमने क्रियाकलाप 1 पढ़ा तो उसमें क्या किया कि हमने वस्तुओं की, पौधों की और जंतुओं की सूची बनाई। ठीक है। कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उदाहरण हैं, आइए वन में पाए जाने वाले वस्तुओं के विषय में सोचिए। अब देखिए हमने अपने सूची में ये देखा कि सजीवों में कौन कौन से उदाहरण हैं। ठीक है, बहुत सारे सजीवों को हमने ऐड किया। अब हम देखेंगे कि वनों में कौन कौन सी वस्तुएं पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी पाई जाती है, वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु,
पक्षी, सर्पकीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक एवं काई वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। इनमें से कौन सजीव है? आप देखिए इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जो कि जिसमें देखना है बोल रहा है कि इनमें से कौन कौन से सजीव है। जो वृक्ष है सजीवों में आएगा, ठीक है। जो आरोही लता ये भी वृक्ष के इसमें आ जाएगी, विसर्पी लता। छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान क्या हो जाएगी? सजीव नहीं आएगी। पत्थर भी नहीं आएगा, मिट्टी नहीं, जल नहीं, वायु नहीं, सूखी पत्तियां नहीं, मृत जंतु नहीं और काई, ठीक है। अब जो काई है वो भी ग्रोथ करेगी मांस, ये तो मॉस है ना, तो ये भी सजीव में आ जाएगी। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो कि क्या है, वनों में पाई जाने वाली कुछ वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं कि वन में कौन कौन से वस्तुएं पाई जाती है। अब अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए। अब हमारे चारों ओर कौन कौन सी वस्तुएं पाई जाती है उनके बारे में हमें सोचना है। उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूहों में बांटिए। कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा, ठीक है। अब कुछ प्रकरण ऐसे होंगे जैसे कि अपने आसपास देखिए कि कौन कौन सी चीजें सजीव है और कौन कौन सी निर्जीव, ठीक है। जैसे कुर्सी, टेबल है ना, बल्ब हो गया, कुछ बर्तन हो गए, कपड़े, बुक्स। तो आप ऐसे गाड़ी, ठीक है, बैलगाड़ी, अपने आसपास ऐसे बहुत सारे वाहनों में हो गया या है ना फल फ्रूट्स में, तो ये सब चीजें क्या होगी आप देखेंगे तो निर्जीव होगी। और जो सजीव, जो ग्रोथ करती है, सांस लेती है, बढ़ती है ना, ये सब चीजें निर्जीव में आ जाएगी। तो आपको सजीव और निर्जीव का तो पता ही होगा, तो आप इसे आसानी से छांट भी सकते हैं, ठीक है। अब उदाहरणतः हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं सजीव नहीं है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जैसे कुर्सी, टेबल, मेज वगैरह हो गई, तो ये क्या है, बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती। सांस लेती है? नहीं लेती। क्या भोजन करती है? नहीं करती। तो ये क्या हो जाएगी? निर्जीव हो जाएगी, ठीक है। अब पहेली एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद पढ़ रही थी, है ना। जो पहेली है यह क्या कर रही थी, एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का छंद पढ़ रही थी। देखिए उसमें क्या लिखा है, मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ। अब क्या बोल रही, जो मेज है वह कुर्सी से क्या बोल रही कि तुम्हें यह नहीं पता कि मैं गर्मी में कितनी तप गई हूँ, एवं अपने पैरों की बिवाई से यदि हम थोड़ा टहल पाते, हम थोड़ा बोल पाते, प्रार्थना करो हम वायु ले सके। मेज ने कुर्सी से कहा, मेज ने कुर्सी से क्या कहा कि काश हम थोड़ा सा अपने पैरों द्वारा टहल सकते, है ना, हम थोड़ा बोल सकते या वायु ले सकते। ऐसा कौन कह रहा, मेज कह रही है कुर्सी से, है ना। अब कुर्सी ने मेज से कहा, अब तुम जानती हो कभी हम समर्थ नहीं है। तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करती हो जबकि तुम जानती हो हम चल नहीं सकते। मेज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है ना। कुर्सी उसे समझा रही है कि तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो जबकि तुम्हें यह पता है कि हम चल नहीं सकते या बोल नहीं सकते, ठीक है। तो मेज क्या बोल रहा है कि ठंडी सांस लेती है और मेज बोलती है कि कोशिश करने में कौन सा हर्ज है। मेरे पास भी उतने ही पैर है जितने तुम्हारे, हम दो पैरों पर क्यों नहीं चल सकते, है ना। मेज बोल रही है कि जितने पैर तुम्हारे पास है उतने पैर मेरे भी पास है, पर हम चल क्यों नहीं सकते। तो ये कौन पढ़ रहा है, पहेली पढ़ती है ना। अब पहेली और बूझो को कविता बहुत मजेदार लगी। अब पहेली और बूझो को क्या हुआ, कविता बहुत ही मजेदार लगी, क्योंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है, अतः ये न तो चल सकते हैं न बोल सकते हैं, है ना। जो बूझो और पहेली है उसे यह कविता बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वे जानते हैं कि मेज और कुर्सी क्या है, सजीव नहीं है ना, ये चल नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य तथा कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु सभी सदस्य हैं, ठीक है। जो क्या होता है, जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, है ना, इनकी वृद्धि होती है, भोजन करते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, तो ये सब क्या है, सजीवों में आ जाएंगे, ठीक है।
अब हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? कभी कभी यह निर्णय करना इतना आसान नहीं होता, है ना। कभी कभी क्या होता है, अब हम कैसे पता करेंगे, बोल रहा है कि हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं कि ये सजीव है। हम कभी कभी ये निर्णय लेना भी बहुत कठिन हो जाता है। हम कहते हैं कि पौधे सजीव है ना। हम क्या कहते हैं कि पौधे कैसे है, सजीव है, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। अब क्या बोल रहा है कि पौधों को हम काय में रखते हैं, सजीवों में रखते हैं, परंतु ये कुत्तों और कबूतरों की तरह या बिल्लियों की तरह चल तो नहीं सकते। चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते। और दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। क्या बोल रहा है कि जो कार और बस है ये चल सकती है ना, परंतु हम इन्हें क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि अब समझा रहा है कि हम इसमें डिफरेंट कैसे करेंगे, है ना। इसमें हम कैसे देखेंगे कि सजीव कौन है और निर्जीव कौन है। अब जब देखा है आपने कि जो पौधे होते हैं वे क्या करते हैं, समय के साथ में वृद्धि करते रहते हैं ना, और जंतु भी। परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हो, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बादल होते हैं वे क्या करते हैं, अपने आकार में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे या घटते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, कि क्या तो क्या इसका अर्थ है कि बादल सजीव है? नहीं। तो आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीवों में अंतर किस प्रकार करेंगे? ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अपने आकारों में जिसकी वृद्धि होती है तो वे सजीव होते हैं। अब बादल भी तो अपने आकार में वृद्धि करता है, पर क्या वह सजीव है क्या? नहीं। तो पहली और वो जो कंफ्यूज है कि हम सजीव और निर्जीव में कैसे डिफरेंट देखें। क्या सजीव में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं? अब सजीवों में क्या कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जो कि उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करती है? देखते हैं। आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जो हम हैं, इंसान हैं, है ना, तो हम सजीवों का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आप में ऐसे कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं? अब आप में कौन कौन से विशेष लक्षण हैं बताइए, जिससे कि आप निर्जीव वस्तुओं से अलग हैं। आप सांस ले सकते हैं, सांस छोड़ सकते हैं, है ना। आप समय के साथ बढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, चल सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, जिससे कि आप निर्जीव से अलग हो जाते हैं। अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखिए, अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए तथा पता लगाइए कि कौन से लक्षण अन्य जंतुओं अथवा पौधों में भी पाए जाते हैं। अब आपको एक सूची बनानी है और देखना है कि हमारे आसपास पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों में भी क्या इसी प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, अब संभवतः इनमें से कुछ लक्षण सभी सजीव जंतुओं में एक समान होंगे। अब क्या होगा कि कुछ ऐसे लक्षण होंगे जो सभी जंतुओं सजीवों में कैसे होंगे, एक समान होंगे, अलग नहीं होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। क्या बोल रहा है कि क्या सभी सजीवों को भोजन की भी आवश्यकता होती है। देखते हैं। अध्याय 1 एवं 2 में हमने यह जाना कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो सजीव है या जो जीव है तो उन्हें भोजन की आवश्यकता होगी। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। जो भोजन है वो सभी जंतुओं के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हमने क्या देखा कि जो पौधे होते हैं वे भी भोजन करते हैं, तो कैसे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं। अब जो जंतु है वो क्या करते हैं, पौधों पर और दूसरे जंतुओं पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, क्या बोला है कि जो भोजन है वो क्या करता है, सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए और उसमें ऊर्जा के लिए हेल्पफुल है। अब सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
जो सजीव होते हैं उनको अपने अंदर होने वाली बहुत सारी जो जैव प्रक्रिया होती है उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसकी मदद से वे क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, बहुत से कार्य कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें ऊर्जा चाहिए होती है। अब देखिए, क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? अब क्या बोला है कि क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? देखिए, क्या 4 वर्ष पुराना कुत्ता आपको अभी भी ठीक आता है? सॉरी, जो कुर्ता है, मैंने कुत्ता कह दिया था। जो 4 वर्ष पुराना कुर्ता है ना? जो 4 साल पहले की आपकी जो कोई ड्रेस है या कुर्ता है, क्या आपको अभी भी फिट हो रहा है? इसे आप अब और नहीं पहन सकते। ठीक है, अब जो हमारा ड्रेस 4 साल पुराना है, अब उसे हम नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहन सकते? क्योंकि हमारी हाइट और हेल्थ में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, हम बड़े हो जाते हैं ना, वृद्धि हो जाती है हमारी बॉडी में। तो क्या हमें वो आएगा? नहीं आएगा। क्या ऐसा नहीं है इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, है ना? क्या ऐसा नहीं होता कि आप इन वर्षों में लंबे हो गए हैं? आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है। ठीक है, आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि हम में कुछ चेंजेस हुए हैं, पर क्या होता है कि आप हर टाइम ग्रोथ करते रहते हैं और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे, है ना? कुछ साल बाद आप क्या हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं। ठीक है, अलर्ट हो जाते हैं, अलर्ट। अब देखिए, जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। ठीक है, जो जंतु होते हैं उनके भी बच्चे वृद्धि करते हैं और बड़े हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा मुर्गी का बच्चा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है ना? जो कुत्ते का बच्चा होता है वो वयस्क होके बड़ा कुत्ता, है ना, वो भी बड़ा हो जाता है, कुत्ता बन जाता है या कुत्ती बन जाती है। और जो जो अंडे से निकला हुआ चूजा है ना, वो भी वृद्धि करके क्या बन जाता है, एक मुर्गा या मुर्गी बन जाती है। ठीक है, अब पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। अब क्या बोला है कि अपने चारों ओर आपको देख चारों ओर पाए जाने वाले कुछ पौधों का अवलोकन करना है। इनमें से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात है तो कुछ विकसित है। अब उसमें से कुछ आपको पौधे छोटे मिलेंगे तो कुछ कैसे मिलेंगे, बिल्कुल विकसित या बड़े मिलेंगे। ठीक है, ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। अब ये क्या है, वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। किसी की वृद्धि पहले हो जाती, किसी की बाद में होती है ना। कुछ दिनों और एक सप्ताह बाद पौधे को देखिए। अब क्या करना है, एक बार देख लिया, फिर कुछ दिन बाद देखना है या एक सप्ताह बाद उस पौधे को देखना है। आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है ना। आप एक पौधे का जब अवलोकन करेंगे तो उसे टेप से गिन लीजिएगा कि इसकी लंबाई कितनी है। फिर कुछ दिन बाद देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पौधे में वृद्धि हो गई है या बढ़ गया है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकते? अब जो निर्जीव वस्तुएं हैं, क्या ये वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकते? आगे देखिए, अब क्या पढ़ना है हमें, क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? ठीक है, अब क्या जो सारे सजीव है वे क्या श्वसन भी करते हैं? क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? तो नहीं रह सकते, है ना। यदि हम सांस नहीं लेंगे तो हम जीवित भी नहीं रह सकते। जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है। जब हम सांस लेते तो क्या होता है कि जो बाहर की वायु है हमारे शरीर के अंदर जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है ना। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। जो सांस लेना है और छोड़ना है, यह श्वसन क्रिया का एक क्या है, हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। अब श्वसन में क्या बोल रहा है कि जो अंदर ली गई वायु है उसमें ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड
को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते टाइम कौन सी सांस जो छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है ना। अब ये जो जंतु के नाम बताए गए हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये भी कैसे है, इनकी भी श्वसन क्रिया कैसे होती है, मनुष्यों की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में प्रेक्षण कीजिए। जब ये सो रहे होते हैं तब इनका प्रेक्षण करना है तथा उसके उदर की गति पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब वो सोया हुआ होता है तब हमें उसका प्रेक्षण करना है और उसके उदर पर ध्यान देना है कि क्या यह मंद गति उसके श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है ना। उसकी जो मंद गति होती है, जैसे कि, तो ये क्या करेगी, सांस लेने की क्रिया को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, श्वास सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। जो श्वसन की क्रिया है यह सभी सजीवों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। क्या बोला है कि जो हम भोजन खाते हैं, ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं उससे ही श्वसन के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है। अब कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें कि गैस आदान प्रदान का तरीका अलग भी हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। ठीक है, अब ये भी क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और हम भी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बल्कि इनका तरीका अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। अब जो केंचुआ है वो क्या करता है, अपनी त्वचा के द्वारा सांस लेता है। ठीक है, जो मछलियां होती है अपने गलफड़ों के द्वारा सांस लेती, तो इनका तरीका अलग अलग हो सकता है, परंतु जो क्रिया है वह तो श्वसन की होती है। अब हमने पढ़ा है कि मछली के गिल होते हैं जिनकी सहायता से वह जल में विलेय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। ठीक है, इसके पहले भी हमने पढ़ा था कि जो मछलियां होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, गिल पाए जाते हैं, है ना, गलफड़े पाए जाते हैं। तो इससे ये क्या करती है, जो जल में विलेयित ऑक्सीजन होती है, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, उसे अवशोषित करती है, उसे लेती है। ठीक है, क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? तो हमने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा था कि जो पौधे होते हैं वे भी सांस लेते हैं, है ना। तो सांस कैसे लेते हैं, उसमें वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो इनका जो तरीका है वे अलग हो सकता है। अब पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। ठीक है, अब पौधे क्या करते हैं, कहाँ से श्वास लेते हैं, पत्तियों द्वारा श्वास लेते हैं। ठीक है, अब पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। ठीक है, क्या बोला है कि जो पत्ती है उसमें जो छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, तो उसके द्वारा वायु को या ऑक्सीजन को लेती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। ठीक है, क्या बोला है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे निष्कासित कर देती है, पर ऐसा नहीं होता है ना। जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर उल्टा दिया है। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि रंध्र से ऑक्सीजन को, रंध्र में जब वे अंदर लेने के लिए ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करती है, पर जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है तो उसमें क्या करती है, वे कार्बन डाइऑक्साइड लेती है अपना भोजन बनाने के लिए और ऑक्सीजन को छोड़ देती है। और श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। जो श्वसन की क्रिया होती है वो कैसी होती है, दिन और रात में दोनों में चलती है। क्या ऐसा तो नहीं होता कि आप सोते हैं तो आके श्वसन क्रिया बंद हो जाती है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना, दिन और रात दोनों में चालू रहती है, चाहे आप जाग रहे हो या सो रहे हो। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। क्या बोला है कि जब भोजन बनाने के लिए निष्कासित की गई ऑक्सीजन की मात्रा जब पौधे श्वसन क्रिया करते हैं तो उसमें उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है जब वे छोड़ते हैं उसको। ठीक है, अब आगे देखिए क्या पढ़ेंगे हम, क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, है ना।
जब आप नंगे पैर टहल रहे हो तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे। जैसे ही आप नंगे पैर टहल रहे होते हैं और आपका पैर जैसे ही किसी नुकीली चीज़ों पर या कांटे पर पड़ जाता है तो आप कैसी अनुक्रिया करते हैं, फट से अपना पैर को अलग कर लेते हैं ना। जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उनके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है। आपके मुंह में पानी आ जाता होगा, है ना। आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है, जैसे आप अंधेरे स्थान से तेज धूप में आएंगे तो आपकी आंखें बंद सी हो जाएगी। आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती है जब तक कि वे तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती। जब तक कि आपकी आंखें पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो जाती कि तेज प्रकाश को सह सके, तब तक वो क्या हो जाती है, बंद रहती है। ठीक है। आपका प्रिय व्यंजन तेज प्रकाश एवं कांटा उपरोक्त स्थिति में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। आपके जो बाह्य वातावरण में जो परिवर्तन है उसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे आपके प्रिय व्यंजन की बात की जाए, तेज धूप की बात की जाए या कांटा की बात की जाए। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अभी जो भी हमारे साथ परिवर्तन होते हैं इनके प्रति हम क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। ठीक है। अब वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। जो वातावरण में ये परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उद्दीपन कहेंगे। क्या दूसरे जंतु में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। खाना देते समय जंतु के व्यवहार को ध्यान से देखिए। जब यदि आप कहीं खाना, आपके हाथों में खाना है तो जंतु को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इधर उधर होने लगते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे ये हमें खाना दो, ऐसा बोल रहे हैं। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अत्यधिक चैतन्य नहीं हो जाते। जैसे ही यदि वो साइलेंट सोए हैं और जैसे ही उन्हें दिखा कि आपके हाथ में भोजन है, खाना है कुछ खाने के लिए, तो वो फटाक से चैतन्य हो जाते हैं, बिल्कुल उठ जाते हैं। जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह क्या करती है। जैसे ही आप चिड़िया की ओर कदम बढ़ाएंगे तो फट से अलर्ट होके उड़ जाती है। जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं, है ना। जैसे ही जो जंगली जानवर होते हैं उन पर तीव्र प्रकाश आप जैसे लाइट मारेंगे तो क्या करेंगे, वे फट से खड़े होके भाग जाते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं, है ना। जैसे क्या होता है कि रसोई घर में बल्ब जब ऑफ हो जाता है तो कॉकरोच को मजा आ जाता है ना, कॉकरोच निकल कर अपना करते रहते हैं बिल्कुल। और जैसे ही आपने लाइट ऑन किया तो क्या होता है, कॉकरोच अपनी छुपने की जगह पर चला जाता है। क्या आप जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं। आप ऐसे जैसे कि क्या होता है कि जैसे कौवा होता है, कौवा को आप ऐसा ही करोगे, है ना, आपके हाथ में कुछ नहीं भी है फिर भी जैसे मारने की एक्टिविटी करोगे तो फट से उड़ जाएगा। ठीक है। जैसे कुत्ता हो गया, कुत्ते के पीछे आप दौड़ोगे तो उसे लगा कि मेरे पीछे दौड़ रहा है तो वह भाग जाता है। बिल्ली आपको देखते ही भाग जाएगी। तो ये सब और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। अब बोला है कि क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते। आपने देखा होगा कि एक पेड़ होता है जिसे क्या कहा जाता है, छुई मुई, है ना। तो वो क्या होती है, आप जैसे ही उसे छूते तो मुरझा जाती है ना। और आप यदि उसे नहीं छू रहे तो वो क्या करती है, खिल सी जाती है। ठीक है। अब देखिए, कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। कुछ पौधों के पुष्प ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ कब खिलते हैं, रात में खिलते हैं। और कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं ना, उससे जब सूर्य अस्त हो जाता है, डूब जाता है, तब वे भी कैसे हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। जब तक सूर्य उदय रहता है तब तक वे खिले हुए रहते हैं। ठीक है। जैसे छुई मुई, जैसे गुलमेहंदी भी कहा जाता है के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा या सिकुड़ जाती है। ठीक है। इससे पहले एग्जाम्पल बताया मैंने कि जो गुल मेहंदी का पेड़ होता है, छुई मुई होती, जैसे ही आप उसे छूते हैं तो वह कैसी हो जाती है, मुरझा जाती है। यह पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। ये कैसे है कि जीवों में तो हमने देखा कि ये कैसी, इसमें उद्दीपन कैसे होता है। अब पौधों के बारे में भी जान लिया। ठीक है। अब देखिए क्रियाकलाप 4। एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप या सूर्य का प्रकाश आती हो के पास एक पौधे का
गमला रखिए। ठीक है, ये डायग्राम में बताया है कि एक खिड़की है, आपका कमरा है। अब यहाँ पर एक हमें पौधा रख देना है, गमला रख देना है जिसमें कि धूप आती है ना। कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहे। अब कुछ दिन तक क्या करना है आपको, जो पौधा है, जो गमला है, उसे नियमित रूप से पानी देते रहना है। क्या यह पौधा खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है? आपको देखना है कि जो खुले मैदान में पौधा है, क्या उसकी ही तरह यह सीधा गति कर रहा है। यदि यह सीधा वृद्धि नहीं करता तो ज्ञात कीजिए कि किस ओर मुड़ता है। अब आपको देखना है कि जो पौधा है वह सीधा नहीं जा रहा है, तो यह किस ओर मुड़ेगा। तो किस ओर मुड़ेगा, जिधर से इसे सूर्य की किरणें मिल रही है। आपके विचार में क्या यह किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है ना। तो ये भी तो अनुक्रिया हुई, जिधर से उसे प्रकाश मिल रहा है वो उसी ओर मुड़ जाता है। सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है। अब जैसे ही उनके परिवेश में अनुक्रिया होगी, परिवर्तन होंगे, उसके प्रति अनुक्रिया दर्शाएंगे, है ना। कुछ एक्टिविटीज जरूर करते हैं। अब देखिए सजीवों में उत्सर्जन। अभी हमने उद्दीपन पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे हम, उत्सर्जन पढ़ेंगे। सभी सजीव भोजन करते हैं। आपको पता है कि जो सभी सजीव होते हैं वे क्या करते हैं, भोजन करते हैं ऊर्जा के लिए। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। जितना भी हम भोजन लेते हैं क्या उसका उपयोग करता है। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। ठीक है, जो हमने भोजन किया है उसका कुछ ही भाग हमारे शरीर के लिए, शरीर में उपयोग होता है, और जो बाकी शेष बचा हुआ होता है वो कैसा होता है, जो भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है। अब जो भोजन बचा है वो कैसा होगा, वह मलमूत्र के द्वारा निकल जाएगा। ठीक है, जैसे आपके नाखून हो गए, यह सब हमारे बॉडी के क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, पसीना हो गया, या हमारे जो बॉडी में बाल होते, ये सब क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है जो कई रूपों में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो इसके निष्कासन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधों में भी उत्सर्जन होता है। जैसे कि देखा होगा कि पौधों में पत्तियां आती है फिर वह टूटकर चली जाती है, पौधों की छाल है ना वो निकल जाती है। अब पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु इनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग होता है। ठीक है, अब कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं। अब क्या होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ है कुछ पौधों में के विशेष भागों में जम जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं, जिससे पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती है ना। ये अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं जिससे कि पौधों को भी कोई नुकसान नहीं होता है। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। ठीक है, अब जो कुछ पौधों में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका निष्कासन कैसे होता है, स्राव के रूप में होता है। जैसे आपने देखा होगा मुगने का पेड़। अब मुगने के पेड़ में देखा होगा कि कुछ ऐसा लिक्विड सा निकलता है, तो वो क्या है, उसका अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, अब उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है। जो उत्सर्जन है वो सजीवों का दूसरा सामान्य लक्षण है जो कि सजीवों में पाया जाता है। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? अब हम क्या पढ़ेंगे कि क्या सभी सजीव प्रजनन भी करते हैं। क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड़ या घोंसले देखे हैं? तो आपने कई सारे पक्षियों के घोंसले भी देखे हैं। वे नीड़ में अंडे देते हैं। ठीक है, वे क्या करते हैं, अपने घोंसले में अंडे देते हैं और अंडे प्रस्फुटित होते हैं, मतलब अंडे फूट जाते हैं तथा उनसे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। आपने देखा होगा कि आपके गांव में या इधर कहीं देखा होगा कि जैसे कबूतर के अंडे होते हैं ठीक है, उससे क्या बनते हैं उसके बच्चे बाहर निकल कर आते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है ना, ये अंडे है, जब ये प्रस्फुटित हो गए तो ऐसे चूजे निकल कर आएंगे। ठीक है, जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं
और कुछ जंतु शिशु को ही जन्म देते हैं। अब कुछ देखिए, प्रजनन तो सभी जंतु करते हैं, है ना, जो जितने भी सजीव सभी प्रजनन करते हैं। हाँ, इसमें उनके जो ढंग है या उनके जो तरीके हैं वे अलग अलग हो सकते हैं। कुछ क्या देते हैं, अंडे देते हैं, तो कुछ डायरेक्टली बच्चे देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया, ये बच्चे देने वाले जंतु हैं। ठीक है, जैसे कुत्ता, बिल्ली और गाय। ठीक है, ये क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। अब पौधे भी प्रजनन करते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े पौधे उससे के नीचे छोटे छोटे पेड़ उगकर आते हैं, मतलब वे भी प्रजनन की क्रिया हुई, जैसे पुंकेसर और स्त्री केसर के थ्रू होती है। ठीक है, अब जंतुओं की तरह पौधे में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न है। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं, हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। ठीक है, अब कुछ पौधों में देखा होगा कि जब उनमें प्रजनन क्रिया होती है तो बीज बन जाते हैं। ठीक है, अब हम उन बीजों को क्या करते हैं, लगा देते हैं और उससे एक अंकुरित पौधे का जन्म हो जाता है। जैसे इस डायग्राम में ये बीज है, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, अंकुरित हुआ, फिर इससे धीरे 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 करके एक बड़ा पेड़ बन जाता है। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। कुछ जो पौधे होते हैं वे कैसे करते हैं, अपने कायिक भागों द्वारा भी दूसरे पौधों का निर्माण कर देते हैं। उदाहरणतः आलू के कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। अब ये जो आलू है ना, इसका जो कलिका वाला भाग होता है, अब यहाँ से दूसरा पौधा निकल सकता है। ये आलू हो गया, ये इसके कलिका वाला भाग है, तो यहाँ से दूसरा पौधा ये निकाल सकता है। तो ये जो पूरा पेड़ है और ये आलू है, तो ये इसी का भाग है ना। अब देखिए, पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे थे, जैसे गुलाब की कलम लगाकर हम उसे दूसरा नया पौधा उगा सकते हैं। क्या आप स्वयं इस विधि द्वारा पौधा उगाना चाहेंगे? ठीक है, तो आप कलम के द्वारा क्या कोई पौधा उगाना चाहते हैं? अब क्रियाकलाप 5 देखिए, गुलाब अथवा मेहंदी की धड़ कलम लीजिए। अब हमें क्या करना है, गुलाब की या मेहंदी की कलम लेनी है। इसे मिट्टी में लगाइए, इसे नियमित रूप से जल दीजिए। आप कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं, जब आप उसे मिट्टी में लगा देंगे और पानी देते रहेंगे तो कुछ दिन बाद आपको एक नया पौधा दिख जाएगा। कलम से पौधा बनाना सरल कार्य नहीं है। यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं हुई तो निराश न हो। ठीक है, अब क्या बोला है कि कलम से दूसरा पौधा बनाना इतना भी सरल नहीं है ना। यदि वह नहीं हो रहा है तो आपको निराश नहीं होना है। तो क्या करना है, देखिए, यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधे बनाने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त कीजिए। अब क्या होगा कि यदि एक पौधा नहीं बन रहा है कलम से, तो आपको माली की सहायता लेनी है और उनसे पूछना है कि कलम लगाने से पौधे बनने तक के अंतराल में जो बीच का टाइम है उसमें उसकी कौन कौन सी देखभाल करनी चाहिए। फिर बोला है, सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करती है ना। प्रजनन की क्रिया क्या हो जाएगी कि अपने समान जंतुओं को या अपने समान संतान को उत्पन्न करना। ठीक है, अब विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी विभिन्न प्रकार की होती है। अब जैसे ही प्रजनन की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, वैसे ही इसमें प्रजनन की विधियां भी कई प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी, क्या सभी सजीव गति करते हैं? ठीक है, अब क्या बोला है कि क्या सभी सजीव गति भी करते हैं? अध्याय 8 में हमने जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी। कुछ जंतु चलते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं, है ना। तो कुछ क्या करते हैं, रेंगते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे जंतुओं के गतियों के बारे में पढ़ा था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। ठीक है, पौधे के विषय में क्या विचार है? अब जो पौधा है वे उसके विषय में आपका क्या विचार है कि वे गति कैसे करते हैं? क्या वे भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं। जो पौधे होते वो क्या बोला है कि भूमि के अंदर जकड़े हुए रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। अब आपने देखा होगा कि क्या पौधा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है? नहीं जाता, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ
पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं। हमने देखा था कि जो जड़ होती है वो क्या करती है, नीचे से मिट्टी से जल खनिज लवण को क्या करती है, पूरे पौधे के विभिन्न भागों में संश्लेषित कर देती है, संवहित कर देती है। क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? अब पौधों में कई प्रकार की और भी गति होती है, जैसे कि पुष्पों का खिलना एवं बंद होना, ये भी उसकी गति हुई है ना। पुष्प खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपन के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? जैसे कि कुछ पौधे रात में खिलते हैं, कुछ सूर्योदय सूर्योदय के बाद खिलते हैं और सूर्यास्त से पहले मुरझा जाते हैं। तो ये सब क्या है, उसमें होने वाली गति है। हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं, जैसे कि क्या हो गया, बस, कार, कागज, है ना, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ वस्तुएं इसके उदाहरण हैं जो क्या करती हैं, गति करती है, परंतु ये क्या है, निर्जीव है ना, इसमें जान नहीं होती। क्या इनकी गति सजीवों की गति से किसी प्रकार भिन्न है? जब बोल रहा है कि जो इनकी गति है, क्या सजीवों की गति से अलग है? प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन इन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं। अब क्या बोला है कि जो प्रकृति है उसमें कई प्रकार के जीव जंतु है, परंतु उसके जो लक्षण है वो एक समान होते हैं, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। जो मृत्यु है वो सजीवों के लिए क्या है, एक सामान्य लक्षण है। निर्जीव मरता है क्या? नहीं। चूंकि जीव की मृत्यु होती है ना, जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु उसका एक सामान्य लक्षण हो गया। इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती है जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न कर सके। अब क्या बोला है कि इनकी जो प्रजातियां हैं तब ही रह सकती है कई वर्षों तक, जबकि ये क्या करेंगे, प्रजनन करके अपनी समान संतान को उत्पन्न करेंगे। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है ना। एक जो अकेला जीव होता है वो प्रजनन के बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्य में प्रजनन होता रहता है। ठीक है, यदि उसमें प्रजनन होगा, उसके समान बच्चे होंगे, तो क्या होगा, उसकी प्रजातियां रहेगी, नहीं तो नहीं रह पाएगी। अब देखिए, हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि होती है तथा मृत्यु भी होती है। ठीक है, तो ये क्या है, सजीव वस्तुओं के कुछ विशिष्ट लक्षण हो गए। अब आगे देखिए, क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? अब ऐसी कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं जिसमें कि सजीव के जैसे लक्षण दिखाई देते हैं? जैसे कार, साइकिल, घड़ी एवं नदी का जल गति करते हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, गति करने वाली वस्तुएं हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे देखते देखते एक बादल की आकार में वृद्धि हो जाती है ना, जैसे आपने देखा होगा कि बादल क्या होते हैं, छोटे होते हैं और फिर धीरे 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 करके उनका आकार बढ़ता जाता है और कम भी होता जाता है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या इनमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं। ठीक है, हमें ये देखना है कि क्या ये सजीवों के जैसे ही भी इनमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं। फिर देखिए, सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी चर्चा हमने की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। अब देखा होगा कि सजीवों में हमने जितने भी लक्षण देखा, क्या निर्जीव वस्तुओं में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते, है ना। क्या है यह हमेशा सत्य है? क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देती है? अब बोल रहा है कि जो सजीव है उसमें सभी लक्षण जितने भी होते हैं वे एक ही निश्चित समय पर हमें दिखाई नहीं दे सकते। क्या हमें निर्जीवों में वे सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते? उनमें से मात्र कुछ लक्षण ही दिखाई देते। अब जो लक्षण सजीवों में होते हैं वे लक्षण निर्जीवों में कभी कभी सिर्फ कुछ मात्रा में ही दिखाई देते हैं, कभी कभी ही दिखाई देते हैं। हमेशा दिखाई देते हैं क्या? जितने लक्षण सजीवों में है उतने निर्जीवों में होते हैं नहीं होते, है ना। तो इससे हम सजीव और निर्जीवों में डिफरेंट देख सकते हैं। अब इस विषय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। ठीक है, अब इसे और अच्छे से जानने के लिए क्या करेंगे, हम एक बीज का परीक्षण करेंगे।
कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। उदाहरणतः मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? जब मूंग के बीज का क्या हुआ था, हमने जब भी देखा था। क्या यह जीवित है? जो मूंग का बीज है क्या वह जीवित है? यह एक दुकान अथवा भंडार में महीनों रखा रहता है। ठीक है, जो मूंग का बीज होता है यह क्या होता है? दुकान या भंडार में कई दिनों तक रखा हुआ रहता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते। अब जो बीज है कई दिनों से पड़ा हुआ है तो वह वृद्धि भी नहीं करेगा और जीवन में होने वाली जितने भी लक्षण है वो भी उसमें दिखाई नहीं देते। क्या दुकान में रखा बीज अंकुरित हो जाता है? क्या पेड़ बन जाता है? क्या नहीं बनता है ना। उसमें वृद्धि भी नहीं होती और कोई विशेष लक्षण भी नहीं होते। परंतु जब हम इन्हें बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। जब वह दुकान में था तो ऐसा नहीं हो रहा था, परंतु जब जैसे वह मिट्टी और जल के संपर्क में आता है उससे एक पौधा बन जाता है, वह जीवित हो जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीजों को भोजन की आवश्यकता थी अथवा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि तथा प्रजनन हुआ था? नहीं हुआ था, है ना। हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि इनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, है ना। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स है जिसे हम देखकर ये पता नहीं लगा सकते कि ये सजीव के ही लक्षण हो सकते हैं या जिनसे हम इन्हें जीवित कह सकें। ठीक है, अब देखिए फिर जीवन क्या है। जब हम इसे ऐसा नहीं कह सकते तो फिर जीवन है क्या एक्चुअली में, हम ये देखेंगे। ठीक है, अब गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए। अब हमको क्या करना है? गेहूं की बोरी है उसमें हाथ डालना है। क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? जैसे ही आप अपने हाथ को कुछ टाइम के लिए रखेंगे तो आपको कुछ गर्म सा महसूस होगा। अब गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न हुई है। ठीक है, आपको जो गर्मी लग रही है तो वो क्या है? बीजों के श्वसन की क्रिया द्वारा उत्पन्न हुई गर्मी होती है। ठीक है, जिससे आपको गर्मी होती है। अब हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। ठीक है, अब जो दूसरे लक्षण है वे सक्रिय नहीं होते। ठीक है, फिर भी उसमें श्वसन की क्रिया हो रही है। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन है क्या का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता। ठीक है, अब जीवन है क्या इसका उत्तर देना इतना सरल नहीं है जितना कि हम सोचते हैं, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है ना। क्या बोल रहा है कि जो हमारे आसपास पाए जाने वाली जितनी भी विविधताएं हैं या जीवों में पाए जाने वाली विविधता है उसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि जीवन बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने क्या पढ़ा? जीवन के बारे में पढ़ा, है ना। विभिन्न स्थलों पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा। वे उस परिवेश में कैसे अनुकूलित है ना। इन सब के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।